सेटल करने वाला सिस्टम था उसको हम लोग पंचायत कहते थे। तो अब इसके बाद यानी कि हमारे एक्चुअल ट्रेडिशनल सिस्टम की बात की जाए तो हमारे पास अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम ही था, यानी एडीआर था। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद कोर्ट सिस्टम स्टार्ट हुआ। तो अब हम उस रूप में कह रहे हैं कि वो ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम था। ठीक है, वहां तक मान भी लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे जो कहीं भी आप बुक पढ़ेंगे, कहीं भी आप वीडियो देखेंगे, कहीं भी आप कहीं रेफर करेंगे तो माना यही जाएगा कि ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम यानी जो आज का कोर्ट सिस्टम है वही इंडियन कोर्ट सिस्टम था। लेकिन एक्चुअल पोजीशन आपको एक लाइन ये बतानी पड़ेगी ताकि एग्जामिनर को लगे कि आप पूरी बात को अच्छी तरह से समझ पा रहे। अब इसके बाद अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम की बात की जाए तो इसमें अलग अलग मैकेनिज्म यूज किए जाते हैं, यानी कि केवल एक ही कोई सिस्टम नहीं है जिसको हम अल्टरनेट मान रहे हैं, बल्कि उस अल्टरनेट के रूप में कई तरह के सिस्टम यूज होते हैं। अब आज के इस लेक्चर में हम लोग किन किन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन अभी जो बीच बीच में आप लोगों को कनेक्ट करने के लिए शायद आप लोगों को बार बार इंटरप्शन झेलना पड़ रहा होगा, तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टाइमली कनेक्ट हो लिया करें ताकि बाकी लोगों को डिस्टरबेंस ना हुआ करे। व्हाट इज द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम? एक क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जाता है। इसके बाद डिस्क्राइब नेचर ऑफ एडीआर, ये एक अलग उसी का पार्ट बन सकता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996, व्हाट आर द सैलिएंट फीचर ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996। और विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि ये सभी, जैसे अगर मैं कहूं कि दो क्वेश्चन यहाँ ऊपर वाले में और दो क्वेश्चन यहाँ अगर बात की जाए तो कुल 4 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कभी भी ये चारों एक साथ आपसे नहीं पूछे जाएंगे, हालांकि ये सभी मिलते जुलते से हैं। और जब आप इस क्वेश्चन का को आंसर करने की कोशिश करेंगे तो इसका आंसर सेम वही होगा, डिट्टो वही आंसर होगा। यानी साइलेंट फीचर आपसे पूछ लिया जाए या इसके ऑब्जेक्ट्स को पूछा जाए तो आपको मिलता जुलता सा आंसर दिखेगा। इसी तरह से साइलेंट फीचर की जगह आपसे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली जाए आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट की, तो वो भी लगभग यही आंसर बनना है। तो लेकिन ये अलग अलग आपसे पूछे जाएंगे। अगर ये साइलेंट फीचर पूछा गया तो ऑब्जेक्ट नहीं पूछा जाएगा, या ऑब्जेक्ट पूछा जाएगा तो साइलेंट फीचर नहीं पूछा जाएगा। अगर इन केस कभी दो पार्ट में दोनों चीजें पूछ ली जाए साथ में तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, वही डिट्टो आंसर आपको लिखना है। अब इसी तरह से स्कोप, मीनिंग, नेचर की बात की जाए तो यहाँ पे ये तीनों आंसर अलग अलग बनेंगे। लगभग थोड़ी सी सिमिलरिटी आपको देखने को मिल सकती है, तो आपको परेशान नहीं होना है। जो चीजें हम लोग अभी समझेंगे पढ़ेंगे उसी रूप में आपको सेम डिट्टो वही चीज लिखनी है, उसी तरह से केस लॉ के साथ। अब जैसा कि हम लोगों ने बात की अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की, तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जैसा कि ये हमारे ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम का एक ऑप्शन है। अब बात आती है कि ये इसका हमें अर्थ पता चल गया, इसके अगर हम लोग मोटे तौर पे डिफिनेशन की बात पता चल गई, लेकिन अब इसको हम इसका इवोल्यूशन कहाँ से देखते हैं, इसे हमें सपोर्ट कहाँ से मिलता है, लीगल सपोर्ट कहाँ से मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट कहाँ से मिलता है, तो इन सब चीजों की अगर बात करें हम लोग, तो अब इसको हम लोग थोड़ा एक फॉर्मल वे में अगर देखने की कोशिश करें तो द ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम इज ऑफ्टन स्लो, कॉस्टली एंड कॉम्प्लेक्स। यानी कि ये काफी धीमा हुआ करता था। 10 साल, 20 साल, 25 साल में हमारे जजमेंट आया करते थे, और कहीं ना कहीं उसमें जटिलताएं भी थी। सामान्य जो हमारा प्लेंटिफ या डिफेंडेंट था वो तो कुछ समझता ही नहीं था। वो वकील साहब का या तो चेहरा देखता है या जज साहब का चेहरा देखता है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। फिर उसको जब लास्ट आउटकम मिलता है तब उसे पता चलता है कि हाँ मेरे साथ क्या हुआ। टू इंश्योर स्पीडी, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल जस्टिस, मॉडर्न लीगल सिस्टम इनकरेज अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, एडीआर। इसी को हम लोग शॉर्ट में एडीआर कहते हैं, मैकेनिज्म। ADR provides methods for resolving dispute without full-fledged court litigation and helps reduce judicial backlog while preserving relationship between parties। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि इसके वजह से कोर्ट का जो बर्डन है वो कम हो जाता है, और कहीं ना कहीं जो हमारी पार्टीज हैं यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, उनके रिलेशंस भी बने रह जाते हैं, क्योंकि अमिकेबल सेटलमेंट यहाँ पे होता है, इसलिए उनके रिलेशंस बने रहते हैं। अब इसके बाद मीनिंग की बात की जाए तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन रेफर्स टू मेथड ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट आउटसाइड द ट्रेडिशनल कोर्ट प्रोसेस विद द असिस्टेंस ऑफ ए न्यूट्रल थर्ड पार्टी। यानी तीसरे एक किसी पक्षकार के माध्यम से ये एक सेटलमेंट तक पहुंच पाते हैं।
एज पर सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पुराने, अगर रेफरेंस को देखने की कोशिश करें, तो सबसे पुराना रेफरेंस हम लोगों को सीपीसी में ही देखने को मिलता है, सीपीसी की सेक्शन 89 में। तो सेक्शन 89 क्या कह रही है? सेक्शन 89 ये कहती है कि यदि पार्टीज के बीच में किसी तरह के सेटलमेंट की कोई पॉसिबिलिटी हो तो कोर्ट को उन्हें अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की तरफ रेफर करना चाहिए। और उसी सेक्शन 89 में क्या क्या मैकेनिज्म बताए गए हैं, अगर आप पुरानी सीपीसी को पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा सा और कई नाम आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन 2023 में सीपीसी में अमेंडमेंट कर दिया गया। क्यों अमेंडमेंट कर दिया गया? कि एक आपका मीडिएशन एक्ट आया 2023 में, और इसी एक्ट की वजह से कुछ चेंजेस किए गए इस सेक्शन 89 में। तो अब अगर आप पुराने किसी मैटर को रेफर करेंगे तो वहां आपको कंट्राडिक्शन दिख सकता है, लेकिन यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अपडेटेड बात कर रहे हैं मैटर पे। तो इसलिए आपके पास वहां पे केवल यहाँ पे आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन, इन दोनों को अगर आप एक में मिला लें, क्योंकि एक ही एक्ट से दोनों गवर्न होते हैं, तो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन इस तरह से आप कह सकते हैं। दूसरा मैकेनिज्म है मीडिएशन, और तीसरा मैकेनिज्म है लोक अदालत, और चौथा जो मैकेनिज्म है वो कंप्रोमाइज है। और लोक अदालत को ही आप पीपल्स कोर्ट के नाम से जानते हैं, यानी लोगों की, जनता की कोर्ट। अब ये चार मैकेनिज्म की इसके मुख्य जो हैं एडीआर के माध्यम है, इन्हीं माध्यमों को हम लोग आज की डेट में एडीआर के नाम से जानते हैं। सर ये अब अगर सर ये 89 चेंज हो गया या 89 का अमेंडमेंट है इसमें? ये सेक्शन 89 को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, यानी उसको बदल दिया गया सेक्शन को, और वहां पे जो नेम क्लेचर थे उनको चेंज कर दिया गया, बस यही बात हुई है, बाकी कोई और वहां पे अमेंडमेंट नहीं हुआ। सर यानी नाम उनके, am I audible? हाँ हाँ सर इसमें थोड़ा सा आप मेरे को डिटेल में बता देंगे कि एक्चुअली ये क्या रीजन था, क्या हुआ? नॉर्मल स्टैंडर्ड क्या कोर्ट तो चलते ही रहते थे, कोई भी डिस्प्यूट, जैसे हम लोगों का सिविल कोर्ट हो गया, क्रिमिनल कोर्ट हो गया, ये तो मतलब प्री डिफाइन है। तो यहाँ पे मतलब कहाँ पे इनका रिक्वायरमेंट हुआ, और मतलब इसका हिस्ट्री क्या था जब जब ये एक्ट अमेंड किया, थोड़ा सा बता देंगे तो याद रहेगा सर इसमें। हाँ बिल्कुल, अभी तो डिटेल हम लोग बात करने जा रहे हैं। अभी तो हम लोगों ने केवल एक रेफरेंस देखा छोटा सा, कि हाँ ये एक चार हमारे पास मैकेनिज्म है एडीआर में, हम लोगों ने सिर्फ अभी नाम लिया उसका, अभी आगे चल के वही बात ही करने जा रहे हैं। ओके सर। अभी अभी तो हम लोगों को कई एक्ट पढ़ने हैं, उस एक्ट में वो एक पार्ट है उसका, तो पूरी डिटेल बात करेंगे हम लोग, परेशान बिल्कुल अभी नहीं होइए आप। तो एडीआर अभी हम लोग फुल फॉर्म क्या है एडीआर की सर? अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ओके जी, थैंक यू। और मैंने स्टार्टिंग में ही बिल्कुल बात की है, चूंकि आप लोग अगर शायद बाद में जुड़े होंगे इसलिए आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे चीजों को। तो अब इसके बाद हम लोग, जैसा मैंने कहा कि इसके पीछे हमारे पास लेजिस्लेटिव बेस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है। तो सबसे पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेस की बात की जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन की बात की जाए, तो आर्टिकल 39 में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात की गई है। और इसके बाद अब ये बीच बीच में आप लोगों के जुड़ने की वजह से इंटरप्शन हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन चलिए ठीक है, सभी को साथ लेके चलना है। इसके बाद एक्सेस टू जस्टिस एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21 में भी कहीं ना कहीं इस तरह की बातें हैं, लेकिन इम्प्लाइडली इस तरह की बातें की गई हैं, डायरेक्टली या एक्सप्रेसली नहीं की गई। अब एक्सप्रेसली अगर आर्बिट्रेशन वर्ड की बात की जाए तो ये आर्टिकल 51 में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 में एक्सप्रेसली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन की बात की गई है। लेकिन अब अगर हम लोग बात करें, बिल्कुल अक्षरशः बात करें कि क्या वर्ड यूज किया गया, तो वहां पर इंटरनेशनल डिस्प्यूट की बात की गई है, डोमेस्टिक डिस्प्यूट की बात नहीं की गई है। लेकिन फिर भी आर्बिट्रेशन वर्ड आया है, इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 में आर्बिट्रेशन को यूज करने की बात की गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक बेस आपको मिलता है कि हाँ, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्बिट्रेशन की बात की गई है, यानी कि एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट की बात कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट हो जाती है। अब अगर हम लोग लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की बात करें, तो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में या लीगल सपोर्ट या लीगल बेस की बात करें, तो लीगल बेस में जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि सेक्शन 89 सीपीसी में ये बात आ गई थी 1908 में ही, कोर्ट में रेफर डिस्प्यूट टू एडीआर, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। इसके बाद दूसरा जो लीगल सपोर्ट है या लीगल बेस है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996,
गवर्न आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन, ये दो तरह की बातों को डील करता है। इसके बाद लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 स्टेब्लिशेस लोक अदालत, ये सभी आप परिचित हैं लोक अदालत से। तो लोक अदालत की जो बात की जाती है वो इस एक्ट में बात की जाती है। इसके बाद मीडिएशन एक्ट 2023, ये एक्ट बिल्कुल नया आया है आपका, और इसी एक्ट के आने की वजह से, जो आप अभी बैकग्राउंड की बात कर रहे थे, तो इसी एक्ट की वजह से सीपीसी की सेक्शन 89 में भी चेंज किया गया और वहां पे कुछ वर्ड्स बदल गए। अभी हम लोग उस पर डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अभी जब हम लोग मीडिएशन एक्ट को स्पेशली पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल में बात करेंगे। तो अभी हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि हमारे पास लीगल बेस क्या है एडीआर के लिए। तो प्रमोट्स इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन एंड इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ मीडिएटेड सेटलमेंट्स। अब इसके बाद दूसरा बेस क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, यानी यहाँ पे भी आर्बिट्रेशन की बात की गई है, मेडिएशन की बात की गई है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी इस तरह की बातें की गई हैं। कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट आल्सो इनकरेजेज एडीआर। तो यहाँ पे यानी ये इतने आपके पास लीगल बेस हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है यहाँ पे, जहाँ कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस तरह की बातें की गई। अब अगर हम लोग बात करें कि फॉर्म्स और मोड्स ऑफ एडीआर, यानी तरीके कौन कौन से हैं, तो ऊपर जो 4 तरीके हम लोगों ने देखे थे, उन्हीं 4 तरीकों को थोड़ा सा और हम लोग एलिब्रेट करें, थोड़ा सा और उस पर विस्तार करें। तो आर्बिट्रेशन क्या करता है, तो आर्बिट्रेशन में डिस्प्यूट डिसाइडेड बाय न्यूट्रल आर्बिट्रेटर, यानी एक कोई न्यूट्रल आर्बिट्रेटर होगा, कोई एक व्यक्ति होगा जो जज की तरह से दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा। उसे यानी डिस्प्यूट को सॉल्व करने वाले पर्सन को हम लोग या अथॉरिटी को हम लोग आर्बिट्रेटर के नाम से जानते हैं, उस प्रोसीडिंग को हम लोग आर्बिट्रेशन के नाम से जानते हैं, और जो फाइनल आउटकम आता है उसे हम लोग अवार्ड के नाम से जानते हैं। तो यानी 3 जो शब्द हैं वो विशेष आपके लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं, इंपॉर्टेंस है इनकी, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटर और अवार्ड। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो डिसीजन यानी अवार्ड इज बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल गवर्न्ड बाय द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। तो मोटे तौर पे आपको एक आर्बिट्रेशन का यहाँ पे परिचय प्राप्त हुआ। सभी तरह का परिचय ही हम लोग ले रहे हैं क्योंकि आज का जो क्लास हम लोगों का है वो इंट्रोडक्टरी क्लास है, किसी भी टॉपिक को हम लोग डीप डिटेल में नहीं जान रहे हैं। हाँ, लेकिन इसी परिचय वाली क्लास से जो ऊपर मैंने बताया कि 3-4 तरह के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वो इंट्रोडक्टरी क्लास से ही क्वेश्चन वो आ जाते हैं। अब इसके बाद दूसरा तरीका क्या है, दूसरा मैकेनिज्म। सर ये आर्बिट्रेशन और एक एग्जांपल भी देते चलिए, साथ में कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, जैसे मान लीजिए कि मेरे और आप लोगों के बीच में मान लीजिए फी को लेकर के या किसी क्लास के ड्यूरेशन को लेकर के किसी बात को कोई लेकर के डिस्प्यूट होता है। तो इस डिस्प्यूट के लिए हम लोगों ने पहले से डिसाइड किया या डिस्प्यूट एराइज होने के बाद डिसाइड किया कि हम लोग ट्रेडिशनल कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम लोग आर्बिट्रेशन में जाएंगे। और इस तरह से हम लोगों ने एक किसी थर्ड पार्टी को हायर किया कि हाँ, आप हम लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट है उसे सॉल्व करिएगा। तो इसी बात को आर्बिट्रेशन कहते हैं, यानी जो आर्बिट्रेटर, जिस व्यक्ति को हम लोगों ने थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया उसको आर्बिट्रेटर के नाम से जानते हैं। और हम लोग जो सर आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट होगा हाँ, वो म्यूचुअल कंसेंट से होगा या कोई अथॉरिटी अपॉइंट करेगी? हम लोग अपने म्यूचुअल कंसेंट से भी कर सकते हैं और हम लोग नहीं कर पाते हैं तो कोर्ट करता है। वो सब बात डिटेल में हम लोग करेंगे, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। अभी आपको उस गहराई में नहीं जाना है, अभी तो हम लोग सिर्फ ये जान रहे हैं, एडीआर को समझ रहे हैं। तो एडीआर में चूंकि आपके पास 4 मैकेनिज्म है, तो चारों की केवल परिचय आपको प्राप्त करनी है, ना कि डीप डिटेल में जाना है। जिस दिन हम लोग इस एक्ट को उठाएंगे या जब आर्बिट्रेशन की फुल फ्लेज बात करेंगे तब पूरी डिटेल बात होगी वहां पे। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि व्हाट इज आर्बिट्रेशन, ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट इज आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन अभी आप देख रहे हैं, आप उसके और डीप डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि कैसे अपॉइंटमेंट होगा, कितने लोग होंगे और उसका रोल क्या होगा, ये सब हम लोग देखेंगे डिटेल में। अभी हम लोग सिर्फ परिचय प्राप्त कर रहे हैं कि व्हाट इज आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन का मतलब हम लोगों ने कहा कि उसमें एक थर्ड पार्टी जो न्यूट्रल पार्टी होगी जिसको हम लोग आर्बिट्रेटर कहते हैं, उस प्रोसीडिंग को हम लोग आर्बिट्रेशन के नाम से जानते हैं, और उसका जो आउटकम आता है उसको अवार्ड के नाम से जानते हैं, और वो बाइंडिंग होता है, इन्फोर्सेबल होता है। और ये गवर्न कहाँ से होता है, तो इस आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 से गवर्न होता है। और मैंने एग्जाम्पल भी आपको दे दिया कि अगर कोई डिस्प्यूट किसी 2 व्यक्तियों के बीच में अराइज होता है तो वो अपने डिस्प्यूट के बारे में पहले से भी अग्रीमेंट करके रख सकते हैं कि हम लोगों के बीच में अगर डिस्प्यूट होगा इन फ्यूचर तो हम लोग आर्बिट्रेशन में जाएंगे, या फिर डिस्प्यूट अराइज होने के बाद भी वो इस तरह का एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो उनको आर्बिट्रेशन के पास ही जाना होगा, वो ट्रेडिशनल कोर्ट के पास नहीं जा सकते। अब अगर मीडिएशन की बात की जाए
तो मीडिएशन में न्यूट्रल मीडिएटर तो होगा, लेकिन ये एज ए जज वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे डिफरेंस ये हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें कि आर्बिट्रेशन और मीडिएशन में डिफरेंस क्या है, ये क्यों दो टर्म्स लाए गए। तो न्यूट्रल मीडिएटर जो है ये केवल पार्टीज को एक एमिकेबल सेटलमेंट तक पहुंचाने के लिए फैसिलिटेट करता है, उनकी मदद करता है, उनकी हेल्प करता है। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि आर्बिट्रेशन में मैंने कहा कि जब मेरे और आप लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट एराइज हुआ, तो हम लोगों ने पहले से ही एक एग्रीमेंट कर लिया था कि हम लोगों के बीच कोई डिस्प्यूट होगा तो हम लोग ट्रेडिशनल कोर्ट नहीं जाएंगे बल्कि आर्बिट्रेशन में जाएंगे। और आर्बिट्रेशन में मान लीजिए मैंने कहा कि हम लोग अपूर्वा मैम को अपॉइंट कर देते हैं आर्बिट्रेटर, और हम लोगों के बीच डिस्प्यूट को वही सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले से भी नॉमिनेट कर सकते हैं और बाद में भी नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन मीडिएशन में क्या होगा, और हाँ एक बात कि जब अपूर्वा मैम या अक्षय सर को हम लोगों ने अपॉइंट कर दिया आर्बिट्रेटर, तो अपूर्वा मैम या अक्षय सर हम लोगों के मैटर को डिसाइड करेंगे बीइंग ए जज। और जब हम मीडिएशन की बात करेंगे तो माइक किसी का ऑन है उसको ऑफ कर लीजिए। तो मीडिएशन में अपूर्वा मैम या अक्षय सर हम लोगों के डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि वो हम लोगों को हेल्प करेंगे। और कैसे हेल्प करेंगे कि जैसे कोर्ट में आपने किसी ने पार्टिसिपेट किया हो अगर कोर्ट में, तो विशेष रूप से जहाँ फैमिली मैटर्स आते हैं, डिवोर्स के मैटर होते हैं, तो कोर्ट हमें रेफर कर देता है मीडिएशन को। और मीडिएशन हमसे क्या कहता है कि देखिए आपके फैमिली मैटर्स हैं, झगड़ा सबके बीच में हो जाता है, आप लोगों को बीच में मिलजुल करके रहना चाहिए, डिस्प्यूट अच्छा नहीं है, आप मुकदमेबाजी में फंस जाएंगे तो आप परेशान होंगे। तो वो हमको समझाते हैं कि आप एक एमिकेबल सेटलमेंट तक पहुंच जाएं। तो यही डिफरेंस हो जाता है मीडिएशन में और आर्बिट्रेशन में। पार्टीज देमसेल्फ डिसाइड आउटकम, यानी डिसाइड तो पार्टीज करती हैं, लेकिन मीडिएटर जो है वो हेल्प करता है, हमें समझाता है, बताता है कि आपके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। तो इस तरह से वो हमें एक एमिकेबल सेटलमेंट तक पहुंचाने में हम एक रोल प्ले करता है। कॉन्फिडेंशियल एंड वॉलंटरी, यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी प्रोसीडिंग्स चलेंगी वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होंगी, किसी तरह का कोई भी यहाँ से एविडेंस बाहर के दूसरी किसी प्रोसीडिंग में नहीं दिया जा सकता, यहाँ के किसी भी मैटर को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, ये सभी यहाँ पे भी ध्यान रखा जाता है। गवर्न्ड बाई मीडिएशन एक्ट 2023, और ये जो नया एक्ट आया इसी के माध्यम से ये गवर्न होता है, इसी में इसको डील किया जाता है। अब कॉन्सिलिएशन की बात की जाए तो जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि कॉन्सिलिएशन इसी एक्ट का पार्ट है, डील यहीं से होता है, लेकिन ये प्रोसीडिंग बिल्कुल अलग है। आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर बीइंग ए जज वर्क करता है, जैसा पहले ही हम लोगों ने बात की, और वो हमारे मैटर को डिसाइड करता है। लेकिन कॉन्सिलिएशन में बिल्कुल बातें डिफरेंट हो जाती हैं। और कॉन्सिलिएटर सजेस्ट सेटलमेंट टर्म्स, ये केवल हमें सजेस्ट करता है, ये एक्टिव रोल भी प्ले नहीं करता है बल्कि पैसिव रोल प्ले करता है। यानी अगर हम मीडिएटर से इसकी तुलना करें या मीडिएशन से इसकी तुलना करें, तो मीडिएशन और कॉन्सिलिएशन में ये डिफरेंस हो जाता है कि कॉन्सिलिएशन में केवल वो सजेशन देता है और पैसिव सजेशन देता है, और मीडिएटर जो है वो एक्टिव होता है और एक्टिव सजेशन उसका होता है, और बाइंडिंग ओनली इफ एक्सेप्टेड, यानी पार्टीज उसे एक्सेप्ट कर लें तब ये बाइंडिंग है, अदरवाइज ये बाइंडिंग नहीं है। और इसकी बाइंडिंगनेस को अगर चेक करना हो तो इसका मतलब कि दोनों पार्टीज अपने कंप्रोमाइज पे पहुंचने के बाद और उसी कंप्रोमाइज को कोर्ट के द्वारा एक उसको लीगल बाइंडिंग फ्रेमवर्क दे दें, तब जाके ये कॉन्सिलिएशन की जो प्रोसीडिंग होती है वो फाइनल मानी जाती है। अब लोक अदालत की बात की जाए, पीपल्स कोर्ट की बात की जाए, तो लोक अदालत एक ट्रेडिशनल कोर्ट का ही पार्ट है। ये नथिंग बट कोर्ट, निश्चित रूप से ये कोर्ट ही है, लेकिन कुछ आपके अगर हम लोग अपनी भाषा में बात करें तो छोटे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए समय समय पे, यानी मान लीजिए कि 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, उन्हीं सामान्य ट्रेडिशनल कोर्ट्स के प्रीमाइसेस में ही उन्हीं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के माध्यम से डिस्प्यूट्स को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। उसी को हम लोग लोक अदालत के नाम से जानते हैं। यानी लोक अदालत का नाम फिर इसे क्यों दिया जाता है कि यहाँ पार्टीज के बीच में जो सेटलमेंट होता है उसी को कहीं ना कहीं रेफर करके यहाँ पे डिसीजन देने की बात की जाती है। यहाँ कोर्ट अपने हिसाब से, यानी जो ट्रेडिशनल हियरिंग का सिस्टम है हमारा, यानी ट्रेडिशनल हियरिंग का मतलब क्या हुआ
यानी जो हमारा प्रोसीजर है, यानी सिविल के लिए जो हमारे पास प्रोसीजर है सीपीसी है, और अगर हम क्रिमिनल के लिए बात करें प्रोसीजर की तो पहले सीआरपीसी हुआ करता था, अब यही हो गया आपका बीएनएसएस। तो बीएनएसएस के यानी जो प्रोविजंस हैं, सीपीसी के जो प्रोविजंस हैं और बीएसए के जो प्रोविजंस हैं, यानी आज की डेट में बीएसए और पहले ये हुआ करता था इंडियन एविडेंस एक्ट। तो यानी एक ये, दूसरा एक्ट आपका ये, और तीसरा एक्ट ये। तो ये 3 एक्ट किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग को गवर्न करते हैं। किसी भी कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही हो तो ये 3 एक्ट मिल करके किसी प्रोसीडिंग को गवर्न करते हैं। लेकिन जब हम लोग लोक अदालत की बात करते हैं, हम लोग आर्बिट्रेशन की बात करते हैं, हम लोग मीडिएशन की बात करते हैं, हम लोग कॉन्सिलिएशन की बात करते हैं, तो इन तीनों एक्ट्स को फुल फ्लेज अप्लाई नहीं किया जाता। यही सबसे खास बात है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की, कि वहां पे जो स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है उसे फॉलो नहीं किया जाता है, चाहे वो सिविल मैटर हो, चाहे क्रिमिनल मैटर हो, या वो किसी भी तरह का मैटर हो, वहां पे इन तीनों एक्ट को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जाता है। तो यही बात यहाँ हमें समझनी है कि लोक अदालत का मतलब कि यहाँ पे सीपीसी, बीएनएसएस या बीएसए को पूरी तरह से अप्लाई नहीं करते हुए बिल्कुल सामान्य जैसा हमारा पंचायत सिस्टम हुआ करता था उस तरह से पंचायत के तरीके से मैटर को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इसीलिए इसे पीपल्स कोर्ट या लोक अदालत के नाम से जाना जाता है। अब सर इसमें क्रिमिनल केस भी सेटल होते हैं? हाँ बिल्कुल, क्रिमिनल केस भी सेटल होते हैं। जब हम लोग विशेष रूप से लोक अदालत को पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल बात करेंगे कि कैसे, क्यों, कब। और अभी के लिए सिर्फ इतना आप जान लीजिए कि क्रिमिनल मैटर भी सॉल्व होते हैं लोक अदालत में, लेकिन छोटे मोटे मामले, बड़े मामलों को यहाँ पे सॉल्व नहीं किया जाता। सर अब इसके बाद सर एक बार हाँ। वो 3 एक्ट रिपीट कर देना जिनसे गवर्न होती हैं तीनों ये अदालतें। वो थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो गया तो आर्बिट्रेशन जो आपका है वो गवर्न होता है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 से, और मीडिएशन जो है वो गवर्न होता है आपका मीडिएशन एक्ट 2023 से। ये बिल्कुल नया एक्ट आया हुआ है। और कॉन्सिलिएशन जो है ये भी गवर्न होता है इसी आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 से, जैसा इसका नाम ही है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन। तो इसमें 2 पार्ट हैं, तो कॉन्सिलिएशन भी यहीं से गवर्न होता है और आर्बिट्रेशन भी यहीं से गवर्न होता है। अब लोक अदालत की बात की जाए तो लोक अदालत गवर्न होता है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 से, यानी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 से ये गवर्न होता है। तो यानी कुल 3 एक्ट आपको पढ़ने हैं, और अगर आप डीप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो तीनों एक्ट अलग से आप डायरेक्ट ले सकते हैं। अदरवाइज मैं जो भी क्लास लूंगा पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अलग से कुछ भी ना पढ़ना पड़े, ये क्लास आपके लिए सफिशिएंट हो जाए। लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं तो ये 3 एक्ट आप ले सकते हैं, यानी आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, मीडिएशन एक्ट और ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। सर मेरा मतलब उससे था सर प्रीसीडिंग्स जो गवर्न जो बोला था ना अभी आपने, वो कौन सा एक्ट है जिसमें जो नॉर्मल कोर्ट सीपीसी। अच्छा 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 सीपीसी, बीएनएसएस वो आपको 5th सेमेस्टर में पढ़ना है, तो अभी केवल आपको रेफर ही करना है, अभी उसके बारे में बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना। ठीक वो 5th सेमेस्टर में तीनों एक्ट आपको पढ़ने हैं। सर ये जो हमने बीएनएस पढ़ा था वो आईपीसी था पहले? हाँ वो आईपीसी था पहले। ओके ओके। अब इसके बाद हम लोग स्कोप की बात करें। अब स्कोप का मतलब कि आपका एडीआर सिस्टम कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। जैसे अभी हम लोगों ने जस्ट बात की ऊपर कि कौन कौन से मैटर यहाँ पे आते हैं, तो जैसे मोटे तौर पे मैंने आपको बताया कि सिविल क्रिमिनल दोनों मैटर आते हैं। तो अब वो कौन से मैटर होंगे, अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल जानेंगे। तो स्कोप ऑफ एडीआर, और इसी को आप उसके जुरिडिक्शन की भी बात कर सकते हैं, यानी आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए स्कोप के नाम से तो भी आपका वही आंसर होगा, जुरिडिक्शन की बात की जाए तो वही आंसर होगा, यानी क्षेत्र और विस्तार हिंदी में बोला जाए तो वही सेम बात होगी। द स्कोप ऑफ एडीआर इज ब्रॉड एंड एक्सपेंडिंग, और इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। निश्चित नहीं है कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है कि बिल्कुल जो नीचे बातें कही जा रही हैं वही इसमें इंक्लूड होंगे, लेकिन अभी तक ये सारे मैटर इसमें सॉल्व किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट कवर्ड, एडीआर कैन बी यूज्ड इन कॉमर्शियल एंड बिजनेस डिस्प्यूट्स, फैमिली एंड मैट्रिमोनियल मैटर्स, मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम्स, लेबर एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कंज्यूमर डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस डिस्प्यूट, इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन। तो जैसा मैंने कहा कि ये जो लिस्ट है ये बिल्कुल एग्जॉस्टिव नहीं है कि अब इसके अलावा कोई मैटर सॉल्व नहीं होगा एडीआर में,
लेकिन जनरली ये मैटर एडीआर के माध्यम से सॉल्व किए जाते हैं। अब इसके बाद बात की जाए, लोक अदालत कैन हैंडल सिविल डिस्प्यूट एंड कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस। मैंने पहले ही आपसे कहा कि छोटे मामले, छोटे क्रिमिनल मैटर्स भी सॉल्व किए जाते हैं लोक अदालत में। अब बाकी डिटेल हम लोग बात करेंगे। और एक वर्ड आपको बस यहाँ ध्यान रख लेना है, छोटे मैटर। जैसे मैंने कहा, तो छोटे मैटर का मतलब जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, सामान्य तौर पे आपको ये समझ लेना। अब इसके बाद लोक अदालत में अगर बात की जाए तो क्या लिटिगेशन के पहले ही मैटर जा सकते हैं या लिटिगेशन के बाद भी मैटर आ सकते हैं लोक अदालत में? तो निश्चित रूप से जहां मैटर आपका कोर्ट में चला गया है वो मैटर भी लोक अदालत में जा सकता है या मीडिएशन में जा सकता है, और जो मैटर अभी कोर्ट में नहीं गया है, यानी जिसको आप प्री लिटिगेशन कह रहे हैं, वो मैटर भी लोक अदालत में या मीडिएशन में सॉल्व किया जा सकता है या आर्बिट्रेशन में सॉल्व किया जा सकता है। यानी कोर्ट्स में रेफर केस एट एनी स्टेज, यानी पहले से आपका केस चल रहा होगा तो भी रेफर किया जा सकता है। प्री लिटिगेशन यानी मीडिएशन इज इनकरेज अंडर द मीडिएशन एक्ट, यानी अभी मैटर आपका कोर्ट में नहीं गया है तो निश्चित रूप से जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। कोर्ट इसी बात को इनकरेज करती है पार्टीज को कि आप मीडिएशन के माध्यम से अपने मैटर को सॉल्व कर लें, आर्बिट्रेशन के माध्यम से सॉल्व कर लें, तो कोर्ट भी इस तरह के इंकरेजमेंट का कार्य करते हैं। अब एडीआर की बात की जाए तो एडीआर जो है इंस्टीट्यूशनल एडीआर भी होता है और पर्सनल एडीआर सिस्टम से भी होते हैं। इंस्टीट्यूशनल का मतलब कि एक इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन में आर्बिट्रेटर को, मीडिएटर को नॉमिनेट कर दिया जाता है, डेजिग्नेट कर दिया, को हायर कर सकते हैं, तो उसे हम इंस्टीट्यूशनल एडीआर सिस्टम के नाम से जानते हैं। और जहां बिना इस तरह के इंस्टीट्यूशन से आप किसी पार्टी को, किसी आर्बिट्रेटर को या मीडिएटर को हायर कर रहे हैं, तो वहां हम उसे पर्सनल आर्बिट्रेटर या पर्सनल एडीआर सिस्टम के नाम से जानते हैं। इंडिया हैज डेवलप्ड एडीआर इंस्टीट्यूशन सच एज मुंबई सेंटर फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हैंडल्स इंटरनेशनल कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स, यानी ये जो हम लोगों ने इंटरनेशनल मुंबई सेंटर की बात की, ये इंटरनेशनल कॉमर्शियल डिस्प्यूट के लिए विशेष रूप से इसको बनाया गया और ये गवर्न किया जा रहा है। अब कम्युनिटी एंड लोकल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जैसा मैंने कहा, तो कम्युनिटी मीडिएशन प्रोमोट्स लोकल हार्मोनी एंड क्विक सेटलमेंट, यानी जैसे मैंने कहा कि हम लोगों के बीच में, मान लीजिए मेरे और आपके बीच में कोई विवाद हुआ, तो हम लोगों ने कहा कि अच्छा चलिए हम लोग अच्छा जी के पास चलते हैं, वो हम लोगों के मैटर को सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने अपने ही लोकल किसी व्यक्ति को हायर कर लिया और उन्होंने हमारे डिस्प्यूट को सॉल्व किया, तो वो नॉन इंस्टीट्यूशनल हो गया मैटर, और इंस्टीट्यूशनल मैटर भी हो सकता है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडीआर, तो पार्टी ऑटोनॉमी, यानी पक्षकार जो है उसके बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, किसी भी बंधन में नहीं है कि कोर्ट में हमें इस टाइम पे, इस डेट में इस तरीके से जाना है, इस एडवोकेट को हायर करना है, किसी तरह की कोई आपके पास लिमिटेशन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि पार्टीज की ऑटोनॉमी होती है, वो फ्री होते हैं। पार्टीज कंट्रोल प्रोसीजर, फोरम एंड आउटकम, ये सभी फ्री है, सभी तरीके से उनकी फ्रीडम होती है। वॉलंटरी प्रोसेस, यानी जैसा मैंने कहा कि अच्छा जी के पास हम लोग जाएंगे तो हम लोग फ्री हैं, जब चाहें जाएं। हम लोग चाहें कि अच्छा चलिए हम लोग रात में चलेंगे अच्छा जी के पास, अच्छा जी ने कहा कि भाई दिन में तो मेरे पास टाइम नहीं है, आप लोग रात में आ जाइए, तो हम लोग रात में चलेंगे, क्योंकि हम लोग के पास भी रात में टाइम होगा, हम लोग भी फ्री होंगे। तो यही सारी बातें यहाँ पे की जा रही है कि पार्टी जो है फ्री होती है, यहाँ पे कोई उनके ऊपर बाउंडेशन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। वॉलंटरी प्रोसेस, यानी स्वैच्छिक अपनी प्रक्रिया है, प्रोसीजर है। एक्सेप्ट आर्बिट्रेशन क्लासेस, पार्टिसिपेशन इज जनरली वॉलंटरी, यानी अगर आपने आर्बिट्रेशन क्लास डाला हुआ है पहले से ही अपने एग्रीमेंट में, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि आप पहले से भी आर्बिट्रेशन क्लास या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कर सकते हैं, और डिस्प्यूट एराइज होने के बाद भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि आपने कोई अपना एग्रीमेंट किया हो, कोई क्लास डाला हो, तो उस क्लास से आप बाउंड होंगे, अदरवाइज आप बिल्कुल फ्री हैं और आप स्वेच्छा से ऐसा कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनफॉर्मेलिटी, यानी कि यहाँ पे कोई फॉर्मल प्रोसेस की आवश्यकता नहीं है, और इसमें आप पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे चाहें। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि हम लोग अक्षय जी के पास रात में चलेंगे, उनकी कन्वीनियंस भी देखी जाएगी, हम लोगों की अपनी भी कन्वीनियंस देखी जाएगी, और जैसे भी हम लोग आपस में सेटल करके डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं, कोई किसी प्रकार का हमारे ऊपर बाउंडेशन नहीं होता। स्पीडी जस्टिस, जैसा कि अभी आप समझ पा रहे हैं बिल्कुल आसानी से, कि जब हम लोग अक्षय जी के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि हम लोगों के बीच में इस मैटर को लेकर डिस्प्यूट एराइज हो गया, तो क्या अक्षय जी हम लोगों को 20 दिन बुलाएंगे, डेट डालेंगे? नहीं, उनको जो लगेगा कि हाँ सर आप ऐसे कर लीजिए, स्टूडेंट से कहेंगे आप लोग भाई ऐसे थोड़ा सा कर लीजिए,
तो वो मैटर देन एंड देयर सॉल्व हो जाएगा। मैक्सिमम मान लीजिए 1 दिन और जाना पड़ेगा हम लोगों को, तो यानी पे निश्चित रूप से वो स्पीडी जस्टिस सिस्टम होगा और तुरंत वहां पे रिजोल्यूशन मिलेगा, मैटर हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। तो हमें बार बार कोर्ट के या उस फोरम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एडीआर रिजॉल्व डिस्प्यूट फास्टर देन लिटिगेशन, यानी लिटिगेशन में तो एक बार सूट को फाइल करने में ही कितना टाइम बीत जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात करें आप तो फिर पूछना ही नहीं है, फिर तो कुछ भी हो सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव, स्वाभाविक है कि जब हम अपने किसी व्यक्ति को हायर कर रहे हैं तो उनकी फी देंगे, और जब हमें बार बार जाना नहीं पड़ेगा तो हमारा जो एक्सपेंस है वो घटेगा, कम हो जाएगा। एडीआर रिड्यूसेस लिटिगेशन कॉस्ट एंड प्रोसीजरल एक्सपेंसेस, जो भी हमारे प्रक्रियात्मक खर्चे हैं वो घट जाते हैं या बच जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा कि ये सारी बात अप्लाई करेगी बड़ी पार्टीज पे। अगर हम छोटे लिटिगेंट्स की बात करें, कॉमन पीपल की बात करें या कॉमन सिटीजन की बात करें, तो उनके लिए हम कॉस्ट इफेक्टिव नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए अक्षय जी को रखा, लेकिन अब मान लीजिए अक्षय जी को हम लोग हायर करेंगे तो उनकी एक मान लीजिए फी होगी, तो उनकी फी हम लोगों को देनी पड़ेगी, और जितने भी प्रोसीजरल एक्सपेंस होंगे वो भी हम लोगों को पार्टीज को ही बियर करने पड़ेंगे। तो मान लीजिए हम लोगों का करोड़ों का डिस्प्यूट है तो हम लोगों को वो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा निश्चित रूप से तब। लेकिन कॉमन पीपल का डिस्प्यूट क्या होगा, मान लीजिए उसका 10,000 रुपए का मैटर हो, 50,000 रुपए का मैटर हो, तब वो आर्बिट्रेटर को जो फी पे करेगा और पूरे प्रोसेस के लिए पे करेगा, एक्सपेंसेस को बियर करेगा, तब उस पर्सन के लिए ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, बल्कि उसके लिए तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आपको लिखना तो है, आंसर के समय आपको कॉस्ट इफेक्टिव निश्चित रूप से लिखना है, यही सबसे उसका मेन फीचर है। लेकिन यानी ये स्पीडी जस्टिस और कॉस्ट इफेक्टिव, लेकिन ये बड़ी पार्टीज के लिए है। क्यों बड़ी पार्टीज के लिए? कि बड़ी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों के एडवोकेट्स को हायर करते हैं, लाखों के एडवोकेट्स को हायर करते हैं। तो उस दृष्टिकोण से आप कह रहे हैं कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि उनको अगर 20 डेट पे जाना पड़े और हायर करना पड़े तो उनके लिए वो काफी कॉस्टली हो जाता है। लेकिन कॉमन पीपल का एडवोकेट कितने का होता है? 100 रुपए, 200 रुपए। अभी तो गाँव देहातों वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो 50 रुपए भी फी दी जाती है। तो इसलिए आप कॉमन पीपल के सेंस में इसे अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन कॉपी में आंसर राइटिंग के समय बिल्कुल डिट्टो आप यही लिखेंगे, वहां के लिए बिल्कुल सही है। अब इसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी यहाँ पे आपको कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं समझ रहा है कि आप दोनों पार्टीज के बीच कोई डिस्प्यूट है। आप कोर्ट जाते हैं, बिल्कुल किसी को पता भी नहीं है आप दोनों, यानी हमारे और आप लोगों के बीच कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम लोग अक्षय जी के पास जाते हैं, और चूंकि इंस्टीट्यूट में हम लोग रोज जाते हैं तो उस तरफ भी चले गए, डिस्प्यूट का हम लोगों का सोल्यूशन हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। तो कॉन्फिडेंशियलिटी की बात इस सेंस में की जा रही है। प्रोसीडिंग्स आर प्राइवेट, और यहाँ इस प्रोसीडिंग में दिए गए किसी एविडेंस को दूसरे जगह पे प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। इस सेंस में भी इसको कॉन्फिडेंशियल प्रोसीडिंग के नाम से जाना जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ रिलेशनशिप, यानी जब हम लोग इस तरह से मिलजुल करके अक्षय जी के पास जाएंगे तो स्वाभाविक है कि हम लोगों के रिलेशंस खराब नहीं होंगे जिस लेवल पे लिटिगेशन में खराब हो जाते हैं। तो इस सेंस में ये बात कही जा रही है कि प्रमोट्स कोऑपरेशन रादर देन एडवर्सरियल कन्फ्लिक्ट, यानी कन्फ्लिक्ट हम लोगों के बीच में एराइज नहीं होने पाता है उस लेवल पे जिस तरह से लिटिगेशन के मामले में हो जाता है। फाइनलिटी एंड इन्फोर्सेबिलिटी, यानी ये सारे रिलैक्सेशन होते हुए भी ऊपर जितने तरह की सुविधाओं की हम लोगों ने बात की, उन सुविधाओं के होते हुए भी इसको एज इट इज कोर्ट की डिक्री की तरह ही फाइनल माना जाता है और इन्फोर्सिएबल माना जाता है। यानी कि फाइनलिटी को हमको दो सेंस में देखना है, एक तो डिक्री की तरह से इसका अपना इफेक्ट होगा, उस ढंग से इसको इन्फोर्स किया जा सकता है, और दूसरा फाइनलिटी को हम लोग किस सेंस में देखेंगे कि कोर्ट की डिक्री से अपील का प्रोविजन होता है। अपील का हमेशा प्रोविजन खुला होता है, आप अपील में जा सकते हैं। कहाँ पे अपील में जा सकते हैं? कि हायर कोर्ट में। वो हायर कोर्ट आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है, वो हायर कोर्ट आपका हाई कोर्ट हो सकता है, वो हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, लेकिन अपील का ऑप्शन हमेशा आपके पास खुला होता है। और विशेष रूप से सीपीसी में, विशेष रूप से सिविल मैटर्स में अपील का स्कोप ज्यादा होता है, क्रिमिनल मैटर्स में अपील का स्कोप कम होता है। लेकिन जब हम लोग एडीआर की बात करते हैं तो एडीआर में अपील का प्रोविजन बिल्कुल ही नथिंग होता है, नहीं के बराबर होता है, और इसी अवार्ड को जो आउटकम आता है वही फाइनल मान लिया जाता है। अपील का प्रोविजन बहुत ही लिमिटेड होता है। तो जब हम लोग उस
टॉपिक पे बात करेंगे तो डिटेल बात करेंगे कि कहाँ कहाँ अपील का ऑप्शन होता है, कहाँ कहाँ अपील का ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन आपको बिल्कुल मोटे तौर पे ये समझना है कि जितने भी एडीआर यानी अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम्स हैं, उन सभी सिस्टम्स में जो भी अवार्ड आएगा, जो भी आउटकम आएगा, वो फाइनल माना जाता है, उसके अगेंस्ट जनरली अपील नहीं होती है। और जो अवार्ड आएगा, जो आउटकम आएगा, वो उसी तरह से इन्फोर्सिएबल होगा या इसी तरह से बाइंडिंग होगा जैसे कि कोर्ट की डिक्री बाइंडिंग होती है या पार्टीज को उनके अगेंस्ट इन्फोर्स किया जाता है। आर्बिट्रल अवार्ड एंड लोक अदालत सेटलमेंट आर बाइंडिंग, ये उसी तरह से कोर्ट की डिक्री की तरह से बाइंडिंग होते हैं और इन्फोर्स किए जाते हैं पार्टी के अगेंस्ट। अब एडवांटेज की बात की जाए कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एडीआर, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एडवांटेज ऑफ एडीआर। तो जैसा ऊपर हम लोगों ने बातें की, सेम वही सारी बातें हो जाएंगी। रिड्यूसेस बर्डन ऑन कोर्ट्स, यानी कोर्ट के जो बर्डन है वो कम हो जाते हैं, उनके ऊपर जो एक सीरीज ऑफ केसेस का बर्डन है वो घट जाएगा, कम हो जाएगा। फास्टर डिस्पोजल ऑफ केसेस, अफोर्डेबल जस्टिस और लेस एक्सपेंसिव एक्सपर्ट डिसीजन, ये टॉपिक हम लोगों ने ऊपर बात नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जजेस हैं हमारे ट्रेडिशनल कोर्ट में, उन्हें केवल लॉ पता है, उन्होंने तैयारी की, वो जजेस बनते हैं, या कभी कभी एडवोकेट कोटे से भी जजेस को अपॉइंट किया जाता है, तो वो निश्चित रूप से लॉ के एक्सपर्ट हैं। लेकिन दूसरी फील्ड के एक्सपर्ट वो नहीं है, जैसे इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट नहीं है, वो मेडिकल के एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन बीइंग ए मेडिएटर, बीइंग ए आर्बिट्रेटर, आप किसी मेडिकल एक्सपर्ट को भी हायर कर सकते हैं अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, किसी इंजीनियर को भी आप हायर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक एक्सपर्ट डिसीजन का चांस बढ़ जाता है, जो आपके मैटर्स को अच्छे तरीके, मान लीजिए हमारे आपके बीच में कंस्ट्रक्शन को लेकर के कोई डिस्प्यूट है, तो जो सामान्य हमारे जो ट्रेडिशनल कोर्ट के जजेज हैं, उनको उस तरह का कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए आप किसी इंजीनियर को हायर करके अपने मैटर को सॉल्व करा सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल, ये हम लोगों ने ऊपर बात की, विन विन सोल्यूशन, इसका मतलब वही कि दोनों पक्षकार कहीं ना कहीं अपने मामले में वो विन करते हैं, कोई भी लूजर नहीं होता है, कोई सभी गेन करते हैं। यानी चूंकि एमिकेबल सेटलमेंट होता है तो सभी को कुछ ना कुछ मिलता है, कोई वहां पे लॉस में नहीं जाता, सभी को कुछ ना कुछ फायदा पहुंचता है। इनकरेजेस पार्टिसिपेटरी जस्टिस, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि सहभागिता के साथ न्याय दोनों पक्षकारों को मिल जाता है, तो इसलिए ये उसको बढ़ावा देता है। एडीआर ऑफर्स क्विकर एंड लेस एक्सपेंसिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कंपेयर्ड टू प्रोलॉन्ग लिटिगेशन। तो ये बिल्कुल बात हम लोग स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं। अब इसकी लिमिटेशंस की बात की जाए, क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं या क्या क्या लिमिटेशंस हैं या हानियां क्या हो सकती हैं। तो लैक ऑफ अवेयरनेस, तो ये निश्चित रूप से बहुत भी हमारी जो पार्टीज हैं या जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनको अभी इन मैकेनिज्म्स के बारे में कम जानकारी है, वो इसको कम अवेल कर पाते हैं। ये निश्चित रूप से आज की डेट में भी चीजें हैं। पावर इम्बैलेंस बिटवीन पार्टीज, यानी जैसा मैंने अभी आपको कहा कि कॉमन पीपल के लिए ये नहीं है, और बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कभी कभी हमारे कॉमन सिटीजन्स को परेशान भी करते हैं इसके माध्यम से, और कहीं ना कहीं उनका शोषण भी करते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। विशेष रूप से अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में ये जो बैंकिंग या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोन देते हैं, और आप के मोबाइल वगैरह पे बार बार ये ऐड आता होगा कि आपको लोन चाहिए तो तुरंत बिना किसी पेपर वर्क के आपको तुरंत लोन, 5 लाख रुपए लीजिए, 10 लाख रुपए लीजिए। तो जितना ही आसानी से वो आपको लोन करते हैं, फिर उसी आसानी से आपको वो अपने जाल में फंसाते हैं, और आर्बिट्रेशन के माध्यम से फिर आपके ऊपर एक बाइंडिंग अवार्ड इशू कराते हैं और आपको फिर वो परेशान करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग इस सेंस में इस बात को देख सकते हैं कि जो एक पार्टी हायर फुटिंग पे होगी, एक लोअर फुटिंग पे होगी, तो इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। लिमिटेड यूज इन सीरियस क्रिमिनल मैटर्स, मैंने अभी आपसे कहा कि छोटे मैटर्स में इसका यूज होता है, सीरियस मैटर में इसका यूज नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है उसके ऊपर। इन्फोर्समेंट चैलेंजेस, यानी कैसे इसको इन्फोर्स किया जाए, तो ये हालांकि चैलेंज नहीं है, ये केवल आपके लिखने के लिए है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन आज की डेट में ये है कि इन्फोर्समेंट इसका बिल्कुल कोर्ट की डिग्री की तरह से हो रहा है, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी इसका इन्फोर्समेंट हो रहा है, कोई दिक्कत कहीं पे भी नहीं है। डिपेंडेंस ऑन म्यूचुअल कंसेंट, कुछ मामलों में म्यूचुअल कंसेंट की आवश्यकता पड़ती है, नो डाउट, यानी कि आप केवल अपनी मर्जी से एक पक्षकार, जैसे मान लीजिए मेरे और आपके बीच कोई डिस्प्यूट हुआ, तो हम दोनों में से जो व्यक्ति चाहे वो ट्रेडिशनल कोर्ट के पास जा सकता है, दूसरे पार्टीज की कंसेंट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, लोक अदालत,
या हम कॉम्प्रोमाइज की बात करें तो निश्चित रूप से यहाँ हमें दोनों पार्टीज के म्यूचुअल कंसेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इसका लैक माना जा सकता है। तो इस रूप में ये लिमिटेशंस आपने देखी, आपने इसका एडवांटेज देखा। अब इसके बाद हम कुछ केसेस की अगर बात करें तो इन केसेस को लिखने से आपके आंसर की एक कहें आपकी खूबसूरती भी बढ़ती है, आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो केसेस को भी आपको रेफर करना चाहिए। सलेम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2002 में जब सीपीसी को अमेंड किया गया था तो उसके बाद ये केस आया था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड सेक्शन 89 सीपीसी एंड एम्फसाइज यूज ऑफ एडीआर टू रिड्यूस कोर्ट बर्डन, यानी यहाँ पे चैलेंज किया गया था सेक्शन 89 सीपीसी को। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड किया और इसको ये माना कि एडीआर सिस्टम की वजह से कोर्ट का बर्डन कम होगा, इसलिए इसे बनाए रखना चाहिए। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन, अब जैसे कि हम लोग इसको केवल बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, जब हम लोग बात करेंगे अपने उस कंसर्न टॉपिक की जब बात कर रहे होंगे तब वहाँ डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे क्या हेल्ड किया गया, तो एक्सप्लेन्ड स्कोप ऑफ सेक्शन 89 सीपीसी। बार बार आपको ये सेक्शन 89 भी देखने को मिल सकती है और ये दूसरे जो उसके मेथड वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आइडेंटिफाइड डिस्प्यूट सुटेबल फॉर एडीआर। सॉरी सर, ये आपने जो केस बताया सलीम एडवोकेट, तो ये बार एसोसिएशन भी लगा हुआ, तो एडवोकेट का नाम और बार एसोसिएशन दोनों एक साथ कैसे लगा होगा इसमें? ये बार एसोसिएशन वर्ड आप यूज नहीं करते हैं कॉमन अपनी बोलचाल की भाषा में सामान्य तौर पे? नहीं, जैसे बार एसोसिएशन का तो अपना मामला चलेगा ना यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, ये सलीम एडवोकेट सर वो सलीम नहीं है, सेलम है, सेलम। ये मैटर ये है कि ये बार एसोसिएशन ने चैलेंज किया था। ओके, बार एसोसिएशन सलीम नहीं है सर वो। हेलो, हाँ जी, इस एडवोकेट ने किया होगा ना स्पेशली। इस ये एडवोकेट ने जगह का नहीं नाम किया है, होगा। पूरे एसोसिएशन ने, पूरे एसोसिएशन ने। कभी भी कोई ग्रुप अपने नाम से लिटिगेशन ला सकता है। कोई भी ग्रुप, कोई भी एसोसिएशन अपने नाम से डिस्प्यूट में पार्टी बन सकता है और लिटिगेशन ला सकता है। ठीक, ओके सर। अब इसके बाद आइडेंटिफाइड डिस्प्यूट सुटेबल फॉर एडीआर, यानी इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि किन किन केसेस को हम एडीआर के माध्यम से सॉल्व करा सकते हैं। क्लैरिफाइड मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन प्रोसीजर, यानी प्रोसीजर पे बात की इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसके बाद गुरु नानक फाउंडेशन रतन सिंह सन्स का केस आया। आर्बिट्रेशन इज इफेक्टिव टू अवॉइड डिले इन ट्रेडिशनल लिटिगेशन, यानी कोर्ट ने ये बात विशेष रूप से कही कि ये अच्छा मैकेनिज्म है और इसके माध्यम से जो डिले है वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाता है जल्दी। तो ये इस रूप में अच्छी प्रोसेस है और इसे बनाए रखना चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ केसेस हैं जो कि इन केसेस को रेफर करके हम अपने आंसर को और इफेक्टिव बना सकते हैं और हमें केसेस को रेफर करना चाहिए। लेकिन इस तरह से 5-5, 6-6 केसेस आप रेफर नहीं करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ एक या दो केस, एक आंसर में एक या दो, मैक्सिमम दो, क्योंकि इससे अधिक आपके लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब आप अभी तो आपने 1, 2 या 4 क्वेश्चन के बारे में पढ़ा या समझा या आपने इंट्रोडक्टरी क्लास की, तो जब इसी तरह से हम लोगों की आगे क्लासेस चलेंगी तो फिर आपके पास केसेस का पूरा अंबार लग जाएगा। तो आप 5-6 इस तरह के केसेस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक या दो। अब इसके बाद अगर हम लोग आज के क्लास की बात करें तो हम लोग इसको सम अप कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो उनको यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या मैं तेजी से कुछ और टॉपिक को कवर करूं, जो आपको पसंद हो वो कर लीजिए। अगर कुछ और कवर करना हो तो मैं तेजी से आगे बढ़ूं, अदरवाइज आप अपने कर दीजिए आप। आज तो हाँ, खत्म तो ही कर दो जी। आप अपने जो क्वेरी क्वेश्चन, सर, इसमें जो प्रैक्टिकल फाइल बनानी है वो किस हाँ। बारे में बनती है? सॉरी, प्रैक्टिकल फाइल जो बता रहे हैं आप, वो कैसे क्या बनती है इसके अंदर? वो आपको एचओडी सर ने मेल की होगी या वो आगे आपको मेल करेंगे, सजेस्ट करेंगे। प्रैक्टिकल फाइल को पूरी तरह से गाइड वही करेंगे। तो आपको ले जाएंगे वहां पे, विजिट कराएंगे लोक अदालत की, और आपको उसका मॉडल एक देंगे कि कैसे कैसे आपको बनाना है। तो उस तरह से देख देख करके आप बना लेंगे। कोर्ट में लेके जाते हैं जी ये? हाँ, के लिए तो अगर बहुत डीप डिटेल आप पढ़ना चाहते हैं तो बुक लीजिए, अदरवाइज केवल बैरेक्ट ले लीजिए। और तो बिल्कुल आप पढ़ें। आप बैरेक्ट तो पहले ले ही लें निश्चित रूप से, और इसके बाद मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर देता हूँ जिसकी लैंग्वेज थोड़ा अच्छी हो, आसान हो, आप अच्छे से समझ सकें। तो मैं ग्रुप में ही आर्बिट्रेशन एक्ट और वो नीचे राइटर का नाम लिख करके डाल दूंगा, लेने हैं। ये 3 एक बार एक्ट जो है
हाँ, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 और अपडेटेड देख के लीजिएगा जो 2021 तक का अपडेटेड हो, क्योंकि बार बार अमेंडमेंट हुआ है। 2015 में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट हुआ है, फिर इसके बाद 18 में अमेंडमेंट हुआ है, 21 में अमेंडमेंट हुआ है। तो जो भी बैरेक्ट आप लेंगे देख करके कि अपडेटेड हो पूरा। सर एक आर्बिट्रेशन एक्ट हो गया, दूसरा बता दीजिए एक बार। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, दूसरा है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। ये ईयर कौन सा है इसका? ईयर है उसका 1987। ओके, और तीसरा? और तीसरा मीडिएशन एक्ट लेंगे आप 2023 का।